इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सेकंड चैप्टर करेंगे हम, उसके एमसीक्यूज, एफबीडी एंड इक्विलिब्रियम। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर। द स्ट्रक्चर इज हिंज्ड एट ए एंड बी। ए पे हिंज्ड है, ड्राइंग प्रॉपर नहीं है। बी पे भी हिंज्ड है, ओके, इस तरह का ड्राइंग है। और सी पे फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम मुझे दिखाना है। ये फोर्सेस है, ये फोर्सेस है, ये वो भी। तो ऑप्शंस मैंने दिए नहीं है, लेकिन एग्जाम में दिए होंगे। और करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है आप लोग जानते हो कैसे करना है, दिखा देता हूं। सबसे पहले तो इफ ए इज हिंज्ड, ए अगर हिंज्ड है तो दो रिएक्शंस आएंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। डायरेक्शन आप कुछ भी अज्यूम कर लो, लेट मी से दिस इज ए वाई, दिस इज एक्स, ओके। जब मैं ये बी हिंज तोड़ूंगा तो ये ऐसा रहेगा। सी पे फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड इज फिक्स्ड एंड अगर हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे तीन रिएक्शंस आएंगे, एक सी वाई, सी एक्स और एक मोमेंट आएगा, मोमेंट एट सी, कपल आएगा। उसके बाद में ये इंटरनल हिंज है बी पे, वो अगर तोड़ना है तो मान लो ये बी एक्स है, ये बी वाई है, ये डायरेक्शन एज्यूम किए गए हैं। तो ये bx के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे bx, ये by के डायरेक्शन में यहाँ पे by। इस तरह से ये एफबीडीज आएंगे। तो ऑप्शन अगर देते हैं तो ऑप्शन सी उसमें से सही होता। चलो, a solid sphere will be in stable equilibrium if its center of gravity lies, okay, center of gravity कहाँ lie करेगी तब जाके स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, ये मुझे बताना है। तो ऑप्शन ए वर्टिकली अबाउट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। तो मैं आपको स्कीम क्या क्या है बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ऑप्शन ए जो है इसका कैसे होता है, मान लो ये सिलेंडर है और सॉलिड, सॉरी स्फीयर, स्फीयर बोला है ना, दिस इज सॉलिड स्फीयर, फुटबॉल जैसा। तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ कोर्स ये रहेगा, इसको मैं सी डिनोट कर देता हूँ। और एक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। A solid sphere will be in stable of equilibrium if its center of gravity lies vertically above its geometrical center, ठीक है। यानी इसका मीनिंग क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा ज्योमेट्रिक सेंटर के। यानी ये सीजी है, ओके, सीजी को मैं ये ऐसे डिनोट करता हूँ, सी डॉट जी लिखता हूँ और ज्योमेट्रिक सेंटर को सी लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्टिकली बिलो इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर, इसका ड्राइंग ऐसा आएगा, ज्योमेट्रिक सेंटर यहाँ पे और मेरा सीजी यहाँ पे, ओके। ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स सेंटर, ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स सेंटर मतलब क्या, ये स्फीयर है, ये सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर कहीं पे भी सीजी हो सकता है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तीसरा क्या है, एट द सेंटर, एट द सेंटर मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी तुम ही हो, ठीक है, और ज्योमेट्रिक सेंटर भी तुम ही हो, सीजी भी तुम ही हो और ज्योमेट्रिक सेंटर भी तुम ही हो। ऐसे चार केसेस यहाँ पे बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं। तो ये जो केस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबाउट ज्योमेट्रिक सेंटर, तो ये जो है ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है ना, वो वाला कंडीशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो कंडीशन है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ए तो ये आ नहीं सकता, ए ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन सही है, वर्टिकली बिलो इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। सी जी जो है ज्योमेट्रिक सेंटर के नीचे, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन ये अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये ऑप्शन गलत है, दिस इज अनस्टेबल। मैं रीजन भी देता हूं, इक्विलिब्रियम एट द सेंटर मतलब सी और सी जी दोनों एक ही जगह पे है। तो ये जो स्टेट होती है एट द सेंटर, तो इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसको कहा जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जो कंडीशन है डी वाली, ये भी नहीं हो सकती, इसको कहा जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल
इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल सिर्फ बी है, यानी सीजी जो है नीचे है और ज्योमेट्रिक सेंटर ऊपर है, ऐसा रहता है। तो इसका मैं रीजन आपको बता देता हूं। कैसा रहता है जब सीजी ऊपर है और ज्योमेट्रिक सेंटर यहाँ पे, ठीक है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, ये चेक करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको धक्का देना पड़ता है, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा पुश किया जाए तो इसमें तुरंत अनबैलेंस फोर्सेस लगना चालू हो जाएंगे। सीजी वो पॉइंट है जहां पे उसका टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो जैसे ही मैं धक्का दे दूं तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये सीजी नीचे होने के कारण थोड़ा भी धक्का दे दूं ये सही रहेगा, ज्यादा धक्का नहीं सहेगा, थोड़ा धक्का दिया ये सही रहेगा, ठीक है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। यहाँ पे सीजी ही ऑफसेट है, थोड़ा भी धक्का दिया तो ये टॉपल हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ से धक्का दिया और मास यहाँ पे लग रहा है तो ये टॉपल हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मतलब सीजी और सी दोनों यहाँ पे है, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये आप डायरेक्टली लर्न कर दिया, थ्योरी पार्ट है, ऐसा भी चलेगा। तो वर्टिकली बिलो इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। So a solid sphere will be in stable equilibrium if its center of gravity lies vertically below its geometric center. Center of gravity नीचे होना चाहिए, geometric center ऊपर होना चाहिए, तो ये stable equilibrium. Okay, consider the following statement regarding to equilibrium. ठीक है, और सब पढ़ लेने के बाद मुझे क्या करना है, which of the following statement given above are correct. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप पहला लाइन रीड करो और लास्ट लाइन रीड करो, बाद में पढ़ना चालू करना, ठीक है। नहीं तो बच्चे क्या करते, पूरा पढ़ लेते फिर बाद में भूल जाते क्या करना था। ओके, तो इसमें से कौन से ट्रू है वो मुझे बताना है। तो मैं आपको आंसर पहले ही बता देता हूँ, आंसर सी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, 2 and 3 आर करेक्ट, मतलब 2 and 3 आर करेक्ट, 1 इज फॉल्स। आंसर पहले ही बता दिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन ट्रू है, फर्स्ट फॉल्स। तो उनका क्या कहना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन क्या कहा है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन ऑन रिसीविंग अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट इट टेंड्स टू गो फर्दर अवे फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, मैंने स्फीयर के रिगार्डिंग बताया आपको, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, बोलो भाई, सीजी जो है वो नीचे होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर ऊपर होता है। जब आप इसको थोड़ा सा धक्का दोगे, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट दोगे, तो ये स्टेबल ही रहता है, ये मूव नहीं करता, ये बैलेंस नहीं रहता है, ठीक है, टॉपल नहीं करता, आगे मूव नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट जो इन्होंने किया है सरासर गलत है, फॉल्स। सेकंड ऑप्शन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन रिसीविंग अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट इट टेंड्स टू गो फर्दर अवे फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। ट्रू है, बराबर है। अनस्टेबल कब रहता है, मैंने बताया था आपको, सीजी ऊपर है और ज्योमेट्रिक सेंटर नीचे है, तो ये अनस्टेबल है, तो उस केस में ये होता है, तो ये ट्रू है। अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन किया था मैंने, which when receiving a slight displacement it tends to come to rest in its new position। धक्का दोगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ज्योमेट्रिक सेंटर दोनों एक ही है, ठीक है। तो उस समय धक्का दोगे तो डिस्प्लेस होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद तुरंत इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड एंड थर्ड सही है। अब और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये सिविल सर्विस एग्जाम में प्रीलिम में आया था 2004 में। बहुत सारे बच्चों को जिनको तुक्का मारने की आदत होती है, वो क्या सोचते हैं, देखो तो 3 बार बनाया 1 1 1, तो 1 तो होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं रहता। आपको टोटल नॉलेज होना चाहिए, गेट इंजीनियरिंग सर्विस के पेपर देते हैं। A ladder AB of weight W and length L is held in equilibrium by a horizontal force P as shown in the figure। ये P फोर्स यहाँ पे फिगर पे लग रहा है, ये P फोर्स, ये वेट W सेंटर पे है। ओके, assuming ladder to be idealized as a homogeneous rigid bar and surface to be smooth, which one of the following is correct? ओके, तो मैं यहाँ पे FBD रिड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में P फोर्स लग रहा है, वेट इसके सेंटर पे लग रहा है, तो ये डिस्टेंस L/2, ये डिस्टेंस L/2। यहाँ पे सपोर्ट P पे सपोर्ट जो रहेगा उसको मैं RB कह देता हूँ, और A पे सपोर्ट जो रहेगा उसको मैं RA कह देता हूँ, चलेगा। ओके,
तो उन्होंने क्या कहा है, P और W में कुछ रिलेशंस दिए, उसमें से कौन सा सही है वो मुझे पता करना है, ठीक है। P और W में रिलेशंस दिए, तो ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, क्योंकि ये सरफेसेस जो है ये स्मूथ है, सरफेसेस स्मूथ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स मैंने दिखाया नहीं। ये रॉड यहाँ पे टिका हुआ है, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आरबी आ गया, यहाँ पे टिका हुआ है इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आरए आ गया। अब देखो, अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे, समेशन fx इक्वल टू 0 करोगे तो प्लस आरए माइनस पी इक्वल टू 0, तो आरए का वैल्यू क्या आ गया, पी, ठीक है। यानी आरए की जगह पे आप सीधा क्या लिख सकते हो, पी। उसी तरह समेशन fy इक्वल टू 0 करोगे, देखो प्लस आरबी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0, तो आरबी की जगह पे क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू, आरबी की जगह पे क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू। ओके, अब मोमेंट ले लो कन्वीनियंट पॉइंट पे। कन्वीनियंट पॉइंट मुझे यहाँ पे नजर आता है, ए पे मोमेंट ले लेता हूँ, मोमेंट एट ए इक्वल टू 0। आप यहाँ पे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी, यहाँ पे लेना है या वहां पे लेना है, कहीं भी लो, आप बोलो। डिस्टेंसेस दिए हुए क्या, डिस्टेंसेस नहीं दिए, थीटा दिया हुआ है, इसको थीटा दिया है, ओके। मोमेंट में यही पे लेता हूँ, चलो मोमेंट ए लेता हूँ, ठीक है। तो ये डिस्टेंसेस में आपको बता देता हूँ, देखो हाँ, W सिलेक्ट फोर्स, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, डिस्टेंस क्या रहेगा, ये डिस्टेंस, ये देखो यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ, ये कितना है, L/2 है, थीटा के पास वाला L/2 cos थीटा, और ये डिस्टेंस रहेगा L/2 sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाने की जरूरत है, यहाँ पे दिखा दिया। तो W सिलेक्ट फोर्स, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या रहेगा, L/2 sin थीटा, W into L/2 sin थीटा, क्लॉकवाइज है, यस क्लॉकवाइज। ये W into ये डिस्टेंस क्या रहेगा, टोटल डिस्टेंस क्या रहेगा, ये टोटल डिस्टेंस क्या रहेगा, देखो टोटल जो है ये क्या है, L है, तो ये रहेगा L sin थीटा, ठीक। तो ये W into L sin थीटा, पेन रखो, देखो ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टोटल कितना है, ये जितना है उतना ही वो है L sin थीटा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस W into L sin थीटा। उसके बाद में P सिलेक्ट फोर्स, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या रहेगा, L cos थीटा, देखो थीटा के सामने वाला L sin थीटा, ये L cos थीटा, ये डिस्टेंस। तो पेन रखो, P के डायरेक्शन में घुमाओ, ओ सॉरी P है, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L cos थीटा, P के डायरेक्शन में घुमाया, क्लॉकवाइज है, तो प्लस P इनटू L cos थीटा इक्वल टू 0, सही है अभी। ओके, अब थ्रूआउट में क्या करता हूँ, W कॉमन लेता हूँ, W into L भी कॉमन लेता हूँ, ये क्या रहेगा, sin थीटा अपॉन 2 माइनस sin थीटा प्लस P into L cos थीटा इक्वल टू 0, सही। अब ऐसे रीड करो इसको, sin थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा, आधे चॉकलेट में से एक चॉकलेट गया, माइनस sin थीटा बाई 2, WL into sin थीटा अपॉन 2, और वो जो माइनस है ना आगे आ जाएगी, इक्वल टू ओ सॉरी प्लस PL cos थीटा, सही है। अब आगे चलते इक्वल टू 0 है, ये टर्म दो साइड चली जाएगी, P into L cos थीटा इज इक्वल टू W into L sin थीटा डिवाइडेड बाय 2, L will get cancelled out, P is equal to cos नीचे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिखा दो, P is equal to W upon 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा, P is equal to W by 2 into tan थीटा। तो ये ऑप्शन कहीं है क्या, P is equal to W by 2 into tan थीटा, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन A is correct, ऑप्शन A is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, two forces P equal to 6 Newton and Q equal to 10 Newton act on a particle and their line of actions are inclined to each other at an angle of 60 degree. What is the magnitude of the third force resultant R which will keep the particle in equilibrium? Okay, तो कैसा है, एक पार्टिकल है,
उदाहरण के तौर पे मान लो एक पार्टिकल है, ओके, तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, मान लो P लग रहा है ऐसे, P इज इक्वल टू 6 न्यूटन लग रहा है ऐसे, Q इक्वल टू 10 न्यूटन लग रहा है ऐसे, दोनों एंगल कितना है 60 डिग्री। अब देखो इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा R, ठीक है। अब इस ये R जो है पार्टिकल को वो साइड लेके जाएगा, अगर इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में लाना है तो मुझे इस R के अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना पड़ेगा जो है कैपिटल R, सही है। तो वो R फाइंड करना है, आसान है, आसान है। कुछ लोग सेंटेंसेस से डर जाते हैं, ये जो सेंटेंसेस है डरो मत, तो आसान है, इट इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। सर ये क्या है, अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो कैलसी में डालो 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ओ p6 है, फर्क नहीं पड़ता वैसे, प्लस 2 इंटू 6 इंटू 10 cos 60, कैलसी में डालो, आंसर क्या था बताओ, आंसर आएगा शायद 14 नहीं आता है, 14 न्यूटन, याद आता है 14 न्यूटन, और इसको बैलेंस करने के लिए चाहिए मुझे 14 न्यूटन, तो 14 न्यूटन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम में आया था 2006 में। तो ये जो है ये भारी सम है, तो मस्त सर आपको पसंद आएगा, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल का। Two unlike parallel forces of 10 kilonewton and 5 kilonewton are 45 centimeter apart. इस सेंटेंस में कोट करो, ये मैं आपको समझाता हूँ। केस वन दो फोर्सेस है, ठीक है। अनलाइक पैरेलल मतलब क्या, मान लो 10 किलोन्यूटन अगर ऊपर की डायरेक्शन में है तो 5 किलोन्यूटन कहाँ होना चाहिए, नीचे की डायरेक्शन में होना चाहिए। 5 किलोन्यूटन कहाँ होना चाहिए, नीचे की डायरेक्शन में। दोनों में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 45 सेंटीमीटर। ये केस वन। उनका क्या कहना है, इफ द डायरेक्शन ऑफ 5 किलोन्यूटन फोर्स इज रिवर्स्ड, केस टू 5 किलोमीटर नीचे है ना, उसका डायरेक्शन मान लो ऊपर है, ये 5 किलोमीटर, और 10 भी कहां पे है, 10 किलोमीटर, 45 सेंटीमीटर। If the direction of 5 kilometer force is reversed, then the resultant shifts through what distance? Resultant shifts through what distance? तो वो मुझे फाइंड करना है। तो ध्यान से सुनो, केस वन का जो रिजल्टेंट है ना, उसको मैं R1 कहता हूँ। लेट रिजल्टेंट फॉर केस वन बी R1, ठीक है। R1 आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हो, इसका रिजल्टेंट क्या रहेगा, रिजल्टेंट इज व्हाट, देखो 10 minus 5, 10 minus 5 इज व्हाट, 5, तो 5 इनकी रिजल्टेंट, और इसका रिजल्टेंट ऑफ कोर्स बड़ा फोर्स 10 है तो उसी के डायरेक्शन में उसका रिजल्टेंट लगेगा, तो 5 किलो न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो रिजल्टेंट प्लेस करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनो। मैं मान लो इसको बोलता हूं A, इसको बोलता हूं B, इसको बोलता हूं A, इसको बोलता है B। तो इस डायग्राम में मैं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A दे रहा हूं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A दे रहा हूं, तो क्या रहेगा 5 into 45, क्लॉकवाइज है तो प्लस 5 into 45 कितना होता है, प्लस 5 into 45 इज हाउ मच, 225 प्लस 225 न्यूटन किलो न्यूटन मीटर, और दिस इज 1, ओके। नेक्स्ट वैरिनॉल्स थ्योरम, बाय वैरिनॉल्स थ्योरम लेट मी अज्यूम कि पहले केस में रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट मतलब ऐसा फोर्स जो वो काम कर दे जो ये दोनों फोर्स मिलकर कर रहे हैं, रिजल्टेंट मतलब ऐसा फोर्स जो वो काम कर दे जो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो लेट मी प्लेस दैट 5 किलोमीटर फोर्स समवेयर एट डिस्टेंस x, ये रिजल्टेंट R1 इक्वल टू 5 किलोमीटर प्लेस कर दिया, ओके। अब इसमें भी मैं समेशन ऑफ मोमेंट एट A लेता हूं, तो 5 into x, सही है, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज चेक करो, नहीं एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे माइनस साइन आएगा, ठीक
केस को फिलहाल के लिए मैं इरेज कर देता हूँ, जगह नहीं है। हाँ, तो इक्वेट 1 एंड 2, इक्वेट 1 एंड 2, ये क्या हो जाएगा 225 इज इक्वल टू -5 इंटू x। -5 नीचे डिवाइड करो, x का आंसर क्या आता है बताओ? 225 डिवाइड बाय -5 -45 सेंटीमीटर। अब ये नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन इंडिकेट distance x assumed position of x is wrong। मैंने x को कहाँ assume किया था? a के राइट हैंड साइड पे, तो x डिस्टेंस यहाँ पे अपने assume नहीं करना चाहिए, वो लेफ्ट साइड में assume करना चाहिए। ऐसा इस नेगेटिव साइन का मीनिंग होता है। तो इसको कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो करेक्ट लोकेशन क्या रहेगा, यहाँ पे देखो, दिस इज ए, दिस इज व्हाट बी, तो ये 45 सेंटीमीटर राइट। रिजल्टेंट जो है यहाँ पे लगना चाहिए R1, ठीक है, 5 किलोमीटर एट व्हाट डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से 45 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड, ठीक। केस 1 मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। देखो two unlike parallel forces 10 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर आर 45 सेंटीमीटर अपार्ट। अब उनका रिजल्टेंट क्या लग रहा है? ए से लेफ्ट साइड पे 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। अब केस 2 में उन्होंने क्या बोला? केस 2 वही डायग्राम ए और बी, उसने क्या कहा? 10 वैसे ही रहने दो, 10 किलोमीटर वैसे ही रहने दो, ये 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस वैसे रहने तो 5 किलोमीटर का डायरेक्शन से चेंज करना है। ये नीचे है ना, इसको बोलते हैं लाइक पैरेलल, मतलब एक ही डायरेक्शन में और पैरेलल। तो इनका जो रिजल्टेंट है, इसको मैं लेट रिजल्टेंट ऑफ केस 2 बी R2, उसको मैं R2 कहता हूं। अब R2 जो है कॉमन सेंस से मुझे बताओ R2 क्या रहेगा? देखो 10 अपवर्ड जा रहा है, 5 अपवर्ड जा रहा है, 10 प्लस 5 15 किलोन्यूटन एंड दैट टू अपवर्ड डायरेक्शन, बराबर। अब वैरेनॉस थ्योरम मैं फिर से लगाऊंगा, तो वैरेनॉस थ्योरम लगाने से पहले मोमेंट एट ए ले लो। ऐसा जरूरी नहीं रहता है, आप बी पे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ए पे लेना चाहता हूं। मोमेंट एट ए इक्वल टू 0, नॉट 0 सॉरी, मोमेंट एट ए 5 into 45, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करो, एंटी क्लॉकवाइज, -5 into 45 is how much? -5 into 45 -2 to 5, call this as equation number 3। ओके, नेक्स्ट इस डायग्राम को रीड्रॉ करना पड़ता है वैरेनॉस थ्योरम में, और रिजल्टेंट को अज्यूम करना पड़ता है। रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैं फिर से अज्यूम करता हूं उसको एट डिस्टेंस x फ्रॉम a, ठीक है, और रिजल्टेंट का वैल्यू 15 किलोमीटर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? मोमेंट लेंगे फिर से इस नई डायग्राम में at a, summation of moment at a क्या रहेगा? बोलो भाई, 15 into x, clockwise एंटी क्लॉकवाइज, -15 into x, ठीक है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेट करो, इक्वेट 3 and 4, तो -2 to 5 is equal to -15x, माइनस साइन कैंसिल हो गया, 15 नीचे डिवाइड करो, 2 to 5 डिवाइडेड बाय 15 कितना होता है? 15 सेंटीमीटर, सही है। पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर साइन, पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? आपने जिस डायरेक्शन में x एज्यूम किया वो सही है, मतलब जो पोजीशन है वो सही है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, जो लेटेस्ट डायग्राम है उसमें रिजल्टेंट जो है ये 15 सेंटीमीटर करेगा, 15 सेंटीमीटर, a यहाँ पे, b यहाँ पे, ये R2 है, R2 जो कि 15 किलोमीटर। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। उन्होंने क्या पूछा है? देन द रिजल्टेंट शिफ्ट्स थ्रू व्हाट डिस्टेंस, ठीक है। देखो इनिशियली रिजल्टेंट a से कितने डिस्टेंस पे था? 45 सेंटीमीटर, a से यहां तक डिस्टेंस है 45। दूसरे केस में रिजल्टेंट का है a से राइट साइड पे 15 सेंटीमीटर। तो गौर से अगर देखा जाए तो देखो यहां से 45
पहला, और ए से यहाँ पे कितना 15, 45 प्लस 15 कितना होता है 60। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन R1 and R2 is equal to what? 45, सही है, प्लस 15 इक्वल टू 60। तो आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये स्मार्ट बच्चे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये 2008 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आया। मैं आपको सीक्वेंस लिख देता हूँ। ये पहला पार्ट है पेज का, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा, और ये चौथा पार्ट है। ऐसे लिखा हुआ है सॉल्यूशन। A spring scale indicates a tension T in the right hand cable of the pulley system shown in the figure. Neglect the mass of the pulleys and ignoring the friction between the cable and the pulley. The mass M निकालना है, बहुत ही आसान है ये। ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो, ये वो रॉड है, ठीक है। ये स्प्रिंग क्या दिखा रहा है, यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे T है तो यहाँ पे भी T है, यहाँ पे T है तो यहाँ पे भी T है, यहाँ पे T है तो यहाँ पे भी T है, यहाँ पे T है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा T, और T प्लस T क्या होता है 2T। तो यहाँ से मैं इसका एफबीडी अगर बनाना चाहूँ तो यहाँ से काटना पड़ेगा। नीचे जो है वो M इंटू जी होगा, वेट फोर्सेस दिखा रहे हैं तो वेट नीचे लगेगा, वेट इज द फोर्स नॉट मास, तो वेट mg होगा नीचे की डायरेक्शन में। ऊपर कौन रहेगा t, इधर कौन होगा 2t, यहाँ पे होगा t। अब कुछ नहीं, आसान है सब। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए समेशन fy इक्वल टू 0 कर दो, प्लस t प्लस 2t प्लस t माइनस mg इक्वल टू 0। तो 4t इज इक्वल टू mg, g नीचे डिवाइड कर दो, मास इज 40 अपॉन g। ऑप्शन में है क्या, चेक करो, 40 अपॉन g। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Okay. A mass of 35 kg is suspended from a weightless bar AB, which is supported by a cable CV and a pin at A, as shown in the figure. Okay. Pin reaction at A on the bar ABR. Reactions मुझे फाइंड करना है, आसान सब है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको एक पीडी बना के दिखाता हूँ। देखो ये बार केबल है, केबल में टेंशन T है, तो उसको काट देंगे। एपीडी पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं। ओके, ये टी है, ये मास है। मास आप फोर्स एज अ फोर्स नहीं दिखा सकते, इसको वेट दिखाना पड़ेगा। m इंटू जी आ जाएगा, m इंटू जी, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्शंस, ओके, ए इंच सेक्शन है, यहाँ पे दो रिएक्शंस आएंगे। एक रिएक्शन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, उसको मैं ry कहता हूँ, और ए पे ये रिएक्शन है, उसको मैं rx कहता हूँ। ऐसे क्यों कहा, क्योंकि ये देखो ऑप्शंस में वो है। चलो अब एंगल्स भी मैं आपको बता देता हूँ। एंगल लगेगा यहाँ पे, लेट मी कॉल दिस एज थीटा। थीटा कैसे निकालोगे, थीटा इज इक्वल टू, ओके, ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, तो tan लेना पड़ेगा। tan थीटा इज इक्वल टू 125 अपॉन 275। थीटा बताओ, करो जल्दी। tan इनवर्स ऑफ 125 अपॉन 275 कितना आ रहा है जल्दी? 24.44। 24.44, ओके। और m इंटू जी का भी वैल्यू बता दो। 35 इंटू 9.81 कितना होता है? 35 इंटू 9.81 343.35। 343.35। तो यहाँ पे mg जो है वो 343.35 न्यूटन, 35 न्यूटन। अब गौर से देखो, यहाँ पे अननोन कितने अभी, थीटा तो आ गया 24.4, t, ry और rx तीन अननोन है। और तीन इक्वेशन होते हैं इक्विलिब्रियम के, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इक्विलिब्रियम कंडीशंस यानी समेशन fx इक्वल टू 0 करो, प्लस rx, सही है, माइनस t cos, t के दो कंपोनेंट, ये cos वाला, वर्टिकल वाला साइन, t cos 24.44 इक्वल टू 0। समेशन fy कर दो इक्वल टू 0, तो क्या रहेगा, प्लस ry माइनस, सॉरी, प्लस t sin 24.44 और ये माइनस 343.35 और इक्वल टू क्या हो जाएगा
343.35, all this as 1, all this as 2. समेशन ऑफ मोमेंट ऐसी जगह पे लो ताकि बहुत सारे अननोन निकल जाए, तो ये कन्वीनियंट रहेगा। मोमेंट एट ए इक्वल टू 0, तो rx और ry निकल जाएंगे, t cos थीटा भी निकल जाएगा, सिर्फ बचेगा t sin थीटा। t sin 24.44 इनटू डिस्टेंस कितना है 275, सही है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 275, इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं, करना है तो कर लो, वो भी कोई टेंशन नहीं। प्लस 343.35 प्लस क्यों लिया इनटू 275, ये क्लॉकवाइज रहेगा, इनटू 275 इक्वल टू 0। अब इसमें एक ही अननोन है, कौन है t, t निकाल लो कैलसियम, कुछ नहीं, ये पार्ट जो है इक्वल टू पे वो साइड लेके जाना और यहाँ से डिवाइड कर देना। t का आंसर बताओ, तो t का वैल्यू आया 829.86 न्यूटन। ओके, ये और भी ज्यादा आसान हो जाता अगर आप मोमेंट जो है बी पॉइंट पे लेते। कैसे सर, मैं आपको दिखाता हूँ। मोमेंट अगर बी पॉइंट पे लिया जाए इक्वल टू 0, तो बी पॉइंट पे ये सारा कचरा गायब हो जाता है, rx भी गायब हो जाता है, सिर्फ बचता है ry इनटू बोलो 275 इक्वल टू 0, तो ry का आंसर डायरेक्टली आ गया 0, ठीक है। अब ये जो ry का आंसर है, ry का वैल्यू अगर आप इसमें डालोगे 0, तो t कैसे आएगा 343.35 डिवाइडेड बाय sin 24.44, करो तो 343.35 डिवाइडेड बाय sin 24.44, 829.86 सेम आया। तो ये उल्टा लेंथी मेथड है, तो मोमेंट एट बी लेना आसान हो जाएगा। तो ये ऐसे करता हूं मैं, कोट n2, तो t आ जाएगा कितना 829.86, ठीक है। और उसके बाद में आप t का वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट इन 1, तो आपका r का वैल्यू भी आ जाएगा, rx बोलो भाई rx कितना आ रहा है, तो ये आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 755.4 न्यूटन, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करो, ry 0 और rx 755, तो आंसर डी ऑप्शन में आएगा। आंसर डी ऑप्शन में है, rx का वैल्यू 755.4 और ry 0। ये गेट एग्जाम में आया था 2 मार्क्स के 1997 में। Okay, if a point A is in equilibrium under the action of applied forces, the value of tension and TAB and TAC are respectively, TAB और TAC का वैल्यू है। अरे कितना आसान सब है, इसको दो तीन तरीके से कर सकते हो आप, लैमिस भी यूज कर सकते हो, लैमिस थ्योरम से, या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन। मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन से करना पसंद करूंगा। पहला समेशन fx इक्वल टू 0, तो TAC cos 30 और ये हो जाएगा sin 30। ओके, तो मुझे इंटरेस्ट इसमें है, प्लस TAC cos 30 और ये TAB 60 डिग्री ना, cos 60 माइनस TAB cos 60 इक्वल टू 0। फिर समेशन fy इक्वल टू 0 करो, समेशन fy इक्वल टू 0 करोगे तो देखो प्लस TAC sin 30 प्लस ये भी का भी ऊपर का कंपोनेंट साइन है, ये भी sin 60 और 600 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस 600 इक्वल टू 0, माइनस 600 इक्वल टू 0 से ले गया तो प्लस 600। इक्वेशन 1 और 2 साइमल्टेनियसली कैलसी में सॉल्व करो, TAC आ जाएगा, TAB भी आ जाएगा, ठीक है। आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर जो है TAB 520 न्यूटन आएगा आपका कैलसी में, और TAC जो है 300 न्यूटन आएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए में वो आंसर है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2012 में आया था 2 मार्क्स के लिए। 2 स्टील ट्रस मेंबर्स AC and BC, 2 मेंबर्स है AC और BC, each having a cross sectional area of 100 mm square are subjected to a horizontal force F as shown in the figure on the joints are hinged। मतलब A पे hinge है, B पे hinge है, C पे भी hinge है, D पे hinge है, C पे भी hinge है। if F is 1 kilonewton, F का वैल्यू दे दिया 1 kilonewton, the magnitude of vertical reaction force developed at the point B in kilonewton, B पे
हिंज पॉइंट है ना, तो दो तरह के फोर्सेस रहेंगे, एक bx दूसरा by। तो मुझे by का वैल्यू बताना है, ये मैंने एज्यूम किया, मुझे पता नहीं by ऊपर है कि नीचे, वो देखेंगे बाद में। तो सॉल्व कैसे करते हैं इसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेट अस अज्यूम द मेंबर्स इन टेंशन। तो ये जो है FAC होगा, ये FBC होगा। तो देखो सबसे पहले ये FAC और FBC में निकाल लेता हूँ। This is FAC, this is FBC, this is 1 kilonewton, this is how much 45 degree, this is how much 60 degree। तो सबसे पहले मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करता हूँ। समेशन fx इक्वल टू 0 क्या रहेगा बोलो, माइनस FAC cos 45 माइनस FBC cos 60 और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है, ओके। अब इसको रीअरेंज करो, FAC cos 45 प्लस FBC cos 60 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। उसके बाद में समेशन fy इक्वल टू 0 करो। समेशन fy क्या होगा बोलो, ये देखो ऊपर वाला साइन कंपोनेंट प्लस FAC sin 45 माइनस FBC sin 60 इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, आपको FAC आ जाएगा और FBC आएगा। करो तो कैंसिल है, तो FAC 0.896 आएगा, FBC 0.732 आएगा। तो अब ध्यान से सुनो, ये मैं सेपरेट आपको बताता हूँ। FAC की वैल्यू क्या है 0.732 किलोमीटर। ये 60 डिग्री है, दिस इज 60 डिग्री, तो ये भी एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। तो FBX जो है ये FBC cos 60 आएगा और FBY जो है BY जो है वो क्या आएगा FBC sin 60। तो FBC का वैल्यू डालो इसमें, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ BY is FBC sin 60। ये डायग्राम से FBC का वैल्यू 0.732 sin 60 is the answer। कैलसी में डालो, दिस इज माय फाइनल आंसर। 0.732 into sin 60 कितना आता है 0.63 कुछ तो भी आएगा आगे, 6339। ये हो गया, किसी से मैच कर रहा है? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 0.63 and approximately 0.63 किलोमीटर। That's